छोटे शेयर ऊंची छलांग और काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं और अंशुल भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल भाई, आईओसी का प्रॉफिट बुक हो चुका है आपकी तरफ से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या जो शॉर्ट टर्म पोजीशन जिन्होंने ली हुई थी। लॉन्ग टर्म के लिए आपने बताया कि आईओसी को वो लोग रखें जो कि अभी लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं और ऑल टाइम हाईस के लिए टारगेट रहेंगे। सर, आपका ही एक शेयर जो कि आप काफ़ी ट्रैक करते हैं, गेल 192 रुपये का लिया हुआ है एक दर्शक ने, इसमें क्या करना है सर? खड़ा है 186.70 के। अब एग्जैक्टली अठन्नी चवन्नी के लिए वेट नहीं करना चाहिए। अगर किसी को लेना है तो यहाँ से लॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि किसी भी दिन ओपन लो के साथ एकदम वॉल्यूम आएगा तो ये स्टॉक फटेगा। 205 रुपए 63 पैसे तक आ सकता है। दूसरा एटीजीएल अभी शो के स्टार्ट में डिस्कस किया था 635 पे, 658 का हाई बना है, तो जल्दी से इंट्राडे वगैरह करके बेचने की जल्दी नहीं करना चाहिए। पहला ही रेजिस्टेंस 699 पे है, तो वहां तक की तो एटलीस्ट रैली खानी चाहिए अगर पैसा मिल रहा है तो। जनरली लोग 10-20 रुपए मिलता है तो जल्दी बेचने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो एटीजीएल को भी होल्ड करना चाहिए, चल रहा है, चलते रहना दें। 781 तक के टारगेट आपने एटीजीएल में दिए हैं फॉर ए पोजिशनल कॉल। तो आज एटीजीएल पर अंशुल भाई थोड़ा सा बुलिश हुए हैं। अरमान अली साहब का सवाल है, सर बजाज इलेक्ट्रिकल्स में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? नहीं सर, ये स्टॉक में बाइंग टाइम है। इसके बाद 765 का जब सपोर्ट टूटा था, टारगेट 500 559 का था जो कंप्लीट हुआ है, हैमर बना है मंथली पे। बाउंस बैक कर सकता है 620 तक, बट बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। बेस बनाएगा, थोड़ा सा लंबा कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद मोमेंटम आएगा। जैसे अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, एटीजीएल अच्छा खासा बेस बना के अब मोमेंटम आ रहा है, तो इसमें भी समय लगेगा। ठीक है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, मयंक वर्मा जी का सवाल है, सर क्या करें इसमें? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा सर, इसमें डिप में बाई करना चाहिए 330 पे, इसलिए मैंने बोला था एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए 320 330 की जोन में। कहीं भी 300 270 की जोन में वापस मिलेगा तो 276 मेजर सपोर्ट है। इस जोन के आसपास मिलता है तो बाई करके चलना चाहिए। नेक्स्ट लेग की जब रैली बनेगी तो ऑल टाइम हाई 360 रुपए 35 पैसा है, उसको आराम से क्रॉस कर देगा। ठीक है। मनीष शाह जी पूछ रहे हैं, सर पावर मैक में क्या करें, 3300 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने। सर, इसमें नीचे से बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है और राउंडिंग बॉटम बना के आया है जो अब कप एंड हैंडल में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस स्टॉक में जब भी 2880 रुपए निकलेगा, ऑल टाइम हाई के टारगेट्स लग सकते हैं, बट जनरली इतने नीचे आने के बाद कप एंड हैंडल फेल होने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। तो प्रीएम्प्टिव नहीं बाई करना है। 2880 2900 रुपए जब क्रॉस कर जाए, सस्टेन कर ले, प्रूव हो जाए स्ट्रेंथ, तब बाई कीजिएगा, ऑल टाइम हाई मिलेगा। यहां पे छेड़छाड़ नहीं करनी है इसके साथ। ठीक है। जॉन्टी पटेल जी का सवाल है, सर सीडीएसएल 1497 पर लिए हैं, अभी क्या करें, एवरेज कर लें क्या? सर 1085 के लेवल से बाउंस बैक हम 1344 एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो खत्म हो गया है। अब रिजल्ट के बाद गैप डाउन ओपनिंग है, हालांकि 20 और 50 डे मूविंग एवरेज पे खड़ा है, बट रिजेक्शन हार्ड है। नई बाइंग या कोई भी तरह की एवरेजिंग तब करनी चाहिए जब 1350 के ऊपर टिक जाए, तब ये स्टॉक 1500 1520 तक जा सकता है। फिलहाल तो जिस हिसाब से रिजेक्शन है, अगर इसको फॉलो थ्रू मूव मिला तो वापस 1085 टेस्ट कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं हो जाएगा, बट आज का गैप डाउन खराब है। एक दो दिन 3 दिन इसमें वॉच करना पड़ेगा कि फॉलो थ्रू मूव आ रही है कि नहीं आ रही है। बिल्कुल, रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स में थोड़ा सा प्रॉफिट वीक आया जिसकी वजह से हमने देखा कि इस काउंटर पर थोड़ा सा प्रेशर आज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला सवाल मिला है सर इन्फोसिस पर, इन्फोसिस में क्या करें इन लेवल्स पर? सर इन्फोसिस में अगेन बाउंस बैक हमने डिस्कस किया था कि 1522 तक आ सकता है। अब 1522 फ्राइडे इसने टच करके रिएक्शन दिया, लेकिन आज कोई फॉलो थ्रू मूव मिला नहीं है, तो मोस्ट लाइकली 1522 रेस्पेक्ट नहीं होगा। ये अपना 50 डे मूविंग एवरेज 1570 1578 तक जा सकता है। तो किसी के पास है जो बाउंस बैक में हमने अगेन 1400 पे लेवल पे डिस्कस किया था कि बाई करना चाहिए, अगर अभी भी रखा है तो एक बार 1578 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो 1522 के ऊपर जब टिकने लगे तब फ्रेश बाई करना चाहिए। दूसरा, इसी सेगमेंट में बाउंस बैक के लिए अगर आपको मिड कैप स्टॉक प्ले करना है तो परसिस्टेंट सिस्टम, इसमें ठीक ठाक 6 दिन के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ रहा है, लेकिन आज ऊपरी स्तर से थोड़ी सी सेलिंग आई है, एग्रेसिव हो जाएगा। मैं मिड कैप स्मॉल कैप के बहुत फेवर में नहीं हूं इस समय,
बट ये थोड़ा सा लार्ज कैप काइंड ऑफ कैटेगरी में फॉल करता है, तो अगर किसी को परसिस्टेंट ट्राई करना है 100 सवा 100 रुपए के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं। अगर पूरा आईटी चला जिसकी एक्सपेक्टेशन है कि चलेगा, तो 200 300 300 रुपए की आराम अपसाइड आराम से मिल सकती है। तो 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं, अनिल कुमार पटेल जी ये पूछ रहे हैं, सर एटीजीएल में इन लेवल्स पे फ्रेश एंट्री कर लें क्या? बिल्कुल करना चाहिए सर। यहाँ से अभी अपसाइड बहुत अच्छी बची है एटीजीएल में। उसके पहले एक ये पराग मिल्क जो काफी समय से हम डिस्कस कर रहे थे 185 पे, 207 का टारगेट आ गया है, तो हमने अब प्रॉफिट बुकिंग के मैसेजेस डाल दिए हैं। एटीजीएल सर अभी भी ब्रेकआउट दिया है 641 90 पे, अभी ब्रेकआउट बना ही है। 75 मिनट के चार्ट पे तो अभी क्लोजिंग भी नहीं आई है, तो ये जैसे ही क्लोज करेगा सीधा सीधा टारगेट खुलता है 781 रुपए का। बीच में रेजिस्टेंस आएगा 699 708 की जोन में, तो वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। बट वहां तक तो कोई भी रेजिस्टेंस डेली पे दिख नहीं रहा है, तो स्मूथ अपमूव होनी चाहिए 699 तक। ठीक है। एक दर्शक पूछ रहे हैं, सर कैन आई शिफ्ट एनबीसीसी टू जेएसडब्ल्यू इंफ्रा? एनी डे सर, आंख बंद करके एनबीसीसी को जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में शिफ्ट कर लेना चाहिए। एनबीसीसी में फेल्ड हाई, बाइंग क्लाइमेक्स, पुल बैक और अब कंसोलिडेशन में, तो ये लंबे साइडवेज बेस में जा सकता है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा तब तक शायद आपका पैसा डबल भी कर दे करंट मार्केट प्राइस से। तो एनी डे आप एनसीसी, एनबीसीसी, आईआरबी इस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक से निकल के आप एनी डे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में शिफ्ट कर लीजिए। वो भी इंफ्रा स्पेस में फॉल करेगा, हालांकि पोर्ट बिजनेस है, बट बहुत आराम से पैसा यहाँ से डबल कर सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अजीजुद्दीन जी हैं हैदराबाद से, ये पूछ रहे हैं, सर कल्याण ज्वेलर में इन लेवल्स पर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? कल्याण ज्वेलर में बनता नहीं है सर। यहाँ से अगर फेलियर बना है स्टॉक में 490 के नीचे, 500 से 492 इसका मेजर सपोर्ट है, 490 पकड़ लीजिए। 490 के नीचे अगर क्लोज किया तो फिर एक हल्का सा राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट 470 75 पे रहेगा। बट 490 के नीचे क्लोज किया तो सीधा सीधा 335 रुपए का टारगेट खुलता है। मैं जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक से एक्सट्रीमली दूर रहने की सलाह दे रहा हूँ। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, आपने तो वैसे भी आज जेम्स एंड ज्वेलरी शेयरों के लिए वो बोला ही है, आप गोल्ड ईटीएफ ही खरीदवाएंगे अंशुल भाई? हाँ, एनी डे सर, एनी डे गोल्ड ईटीएफ। बट अगर सर मेरा देखिए इसमें व्यू अलग है। अक्षय तृतीया दिन के दिन भी डिस्कस हुआ था, अगले 1 1.5 साल के लिए आपको लेना है ना, तो 1.5 साल में गोल्ड ने अपनी तेजी कंप्लीट कर ली है। अब गोल्ड कंसोलिडेशन में जाएगा, यहां से सिल्वर आपको बड़ा रिटर्न देगा। एनी डे सिल्वर 20 लेके छोड़, सिल्वर का कोई भी ईटीएफ, क्योंकि सिल्वर 20 में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है तो वही नाम निकलता है मुंह से। बट आप कोई भी सिल्वर का ईटीएफ ले लीजिए, 25 30% रिटर्न तो कहीं नहीं जा रहा है 1 साल में। 1.25 लाख 1,30,000 तक चांदी बहुत आराम से पहुंच जाएगी 1 सवा साल में। ठीक बात है। अगला सवाल है प्रज्ञा यादव जी का, गार्डन रीच और कोचिन शिपयार्ड, इन पर क्या स्तर देखने के लिए मिलेंगे अंशुल भाई? सर अगेन जो हमने डिस्कस किया था कि जब सभी लोग एकदम एक्सट्रीमली बुलिश थे डिफेंस पे, तब बाइंग क्लाइमेक्स दिख रहा था। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रही है 50 60% करेक्शन के बाद। 60% ये करेक्ट हुआ था। रेंज में है 1628 1166। और जैसा अभी नीलेश जी ने बोला कि न्यू एज कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए। इन पुरानी कंपनीज में आप जैसे ड्रोन्स हो गए, वो शिप्स को मार रहे हैं, प्लेन्स को मार रहे हैं, तो अब इस टाइप की नीश कंपनी में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर रहेगा। स्मार्ट मनी निकल चुका है इन डिफेंस कंपनी से। अब या तो ये कंसोलिडेट करेंगी एक रेंज में, या धीरे धीरे डाउनसाइड बायस बना रहेगा। तो इसमें रेंज है 1628 1166। 1628 पे अभी रिजेक्शन बना है, फॉलो थ्रू मूव मिला तो 1166 आ सकता है कोचिन शिपयार्ड। 1628 के ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है, क्योंकि बेस में कहीं भी बहुत अच्छा वॉल्यूम है नहीं। ठीक है। अब कुछ सुपर चैट पर भी क्वेश्चन मिल रहे हैं। नागेंद्र सिंह जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं, सर अदानी ग्रीन और अदानी पावर रैली सस्टेन करेगी, सस्टेनेबल रैली है, कृपया बता दीजिए। करनी चाहिए सर। अब क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन जो चार्ट पे दिख रहा है उससे ये पता चलता है क्या होना चाहिए। सस्टेनेबल रैली होनी चाहिए। ठीक है। गेल पर सवाल है अबरार शेख जी का, इन्होंने कहा है कि 187 रुपये 43 पैसे की बाय है, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, क्या टारगेट रखना है सर गेल पर? 205 रुपए आने दीजिए सर, तब देखते हैं। टारगेट मत रखिए। देखिए कभी मोमेंटम आता है ना, टारगेट मत रखिए। रिलायंस में जिसने टारगेट रखा
कहीं ना कहीं निकल गया होगा। रेजिस्टेंस पे सेलिंग दिखे तो बेचिए, नहीं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस वो वहां पे एब्जॉर्ब करके निकल जाएगा। तो फिलहाल 205 206 पे रेजिस्टेंस है, वहां आता है तो देखते हैं क्या करेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं रितेश सिंह जी, इनका भी सुपर चैट पर क्वेश्चन है। ईथर इंडस्ट्रीज इन्होंने 820 के रेट के लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म क्या व्यू रहेगा आपका? सर नाम नहीं सुन पाया। एथर इंडस्ट्रीज। ATHR, अच्छा एथर इंडस्ट्री। हाँ। ठीक। सर देखिए, आईपीओ के बाद एक बढ़िया रैली आई थी 750 से 1200, उसके बाद से कंटिन्यूअस डाउन मूव है, लेकिन लोअर एंड 700 760 की जोन में बायर्स भी दिख रहे हैं। तो जब तक 760 की जोन होल्ड है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाउंस बैक में 950 आएगा। लेकिन गलती से भी 750 के नीचे क्लोजिंग आई, तब तो ये स्टॉक अपना आईपीओ लो भी तोड़ देगा 700 रुपए का। IEX बाइंग की है इन्होंने 201 पर, सुहासनी खौंड जी ने। होल्ड करें या सेल? सर आईएक्स में अगेन हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि 190 191 158 का बॉक्स है। बॉक्स के ब्रेकआउट के बाद 4 दिन इनसाइड बार रही है और आज ओपन लो के साथ चला है। अब यहां से फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी 185 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी 10 रुपए की आपकी रिस्क होगी यहाँ पे फ्रेश बाई करते हैं तो। और टारगेट जो बन रहा है वो रेजिस्टेंस बन रहा है 210 रुपए 57 पैसे का, और टारगेट जो बन रहा है वो बन रहा है करीब करीब ऑर्डर ब्लॉक आएगा 229 रुपए पे। तो 229 रुपए का टारगेट दिख रहा है, 210 रुपए का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, बट क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखिएगा क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है। कौशिक डे जी बोल रहे हैं, विवेक जी एक्सेलेंट इंटरव्यू, थैंक्स टू नीलेश सर फॉर शेयरिंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल सर, हम तो नीलेश सर और कुछ ऐसे ही जो स्टॉक मार्केट के दिग्गज वॉइसेस हैं उन सब के स्टूडेंट ही, हम उनसे सीखते रहते हैं और बहुत अच्छे लगे। आपको अच्छा लगा इंटरव्यू, यही हमारा उद्देश्य भी था कि आप सभी लोगों को वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। ये गेल पर बहुत सवाल आते हैं अंशुल जी। आपने गेल और आईओसी ऐसा हमारे दर्शकों को बताया कि लोग प्रॉफिट बुक करने के ही ज़्यादा पूछते हैं और इस पर तो सवाल ही ख़त्म नहीं होते। गेल से पूरा मेरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है। एफकॉन इंफ्रा, इस पर बता दीजिए। अशोक कुमार डे जी का सवाल है। 1800 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 473 पर, कहाँ एवरेज करें? अगली बार सर शो चालू होते ही ना पूरा अदानी ग्रुप, गेल और आईओसी डिस्कस कर लिया करेंगे। बिल्कुल, रिलायंस, आईओसी, टाटा स्टील, गेल और ये अदानी समूह, ये तो अब मतलब ट्रेडमार्क हो गया। अब अगला आपका आएगा एशियन पेंट, उसमें अब कभी भी मोमेंटम बन जाता है 150 रुपए का, तो फिर उस पर सवाल आने लगेंगे। अरे बता ही दीजिए इस सवाल के बाद, एफकॉन इंफ्रा के बाद ये भी बता दीजिए क्योंकि आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में है। एफकॉन में सर कुछ दिख नहीं रहा है, आईपीओ लो के नीचे सस्टेन कर रहा है 421 के, प्रोबेबली यहाँ से वीकनेस बनी रहेगी। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो मिड कैप स्मॉल कैप में आएगा। बहुत क्लियर एविडेंस नहीं है, बट अगर ये स्टॉक आपको 4-6 महीने में 350 दिखता है तो बहुत सरप्राइज नहीं होगा मेरे को। अच्छा तो नहीं लग रहा है, बहुत क्लियर सेल का एविडेंस नहीं है, बट समहाउ गट फील बहुत स्ट्रांग है कि ये नीचे की तरफ चलेगा। एशियन पेंट्स आज फ्रेश ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। वीकली पे अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 हफ्ते की रेंज हो गई, डेली पे 3 6 9 12 15 दिन की रेंज से ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे रहा है। 2480 85 निकाल लेगा तो ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। 2594 का पहला ही टारगेट बनेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं वो बोल रहे हैं कि एके के नाम से हैं, एक दो स्टॉक सजेस्ट कर दीजिए सर ट्रेडिंग के लिए अंशुल सर, और कौन से ऐसे शेयर्स रहेंगे जहां पर कि छोटी अवधि में पैसा बन जाएगा? सर अदानी ग्रुप अभी जैसे सुबह ही सजेस्ट किया था, एटीजीएल 637 में अपर सर्किट लग गया मेरे ख्याल से स्टॉक में, या लगने वाला है, तो इसको लेके चल सकते हैं। अदानी ग्रीन देख लीजिए। ये दो स्टॉक्स में, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, इनमें भी फ्रेश मोमेंटम है। अब में तो अभी टारगेट हुए हैं, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अगला सवाल आ रहा है शंकर सिंह जी का। शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं। शंकर साहब सवाल भी पूछ लेते, आपके कमेंट तो काफ़ी देखता हूं मैं, काफ़ी आते हैं। रीना परमार जी का सवाल है, एसबीआई की 810 की स्ट्राइक की कॉल है। रीना जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम 12 बजे ये पूछिएगा,
क्योंकि हमारा F&O का सेगमेंट 12 बजे है। तो 12 बजे शरद सर आएंगे, उनसे सवाल ये पूछें आप। इंडिया इनके नाम से एक आईडी बना हुआ है पारस डिफेंस, इसमें 1408 पर लिए हुए हैं और मोबी क्विक लिए हुए हैं इन्होंने 326 पर। सब बता दीजिए क्या करना है दोनों पर। मोबी क्विक में सर अगेन ये भी हमने डिस्कस किया था कि मोबी क्विक आईपीओ लो जिस दिन से तोड़ा है 440 का डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है, लेकिन अब जो स्विंग लोज थे 240 243 वहां पे थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर 240 नहीं टूटता है तो बाउंस बैक में 348 मिल सकता है, बट अगर 240 तोड़ दिया तो और डाउनसाइड 190 188 की जोन तक कंटिन्यू रह सकती है। स्ट्रेंथ तो नहीं दिख रही है बट एक बाउंस बैक जरूर दिख रहा है। दूसरा पारस डिफेंस, इसमें बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ स्टॉक में 1315 का लेवल क्रॉस हुआ है। पिछले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन एवरेज वॉल्यूम 7 लाख का था, वो 4 मिलियन का हुआ, फिर 8.5 मिलियन का हुआ, फिर हुआ 11 मिलियन का वॉल्यूम। तो ये पूरा इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन कहीं ना कहीं दिख रही है। अगर ये स्टॉक 1315 रुपए सस्टेन कर लेता है, इसके ऊपर टिका रहता है, तो ये पिछले 3 दिन के वॉल्यूम्स जो हैं ये क्लियर हो जाएगा कि इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है और स्टॉक में 1600 रुपए तक की रैली बन जाएगी। क्या अभी लेना है? तो जवाब ना है, क्योंकि 10 20 50 तीनों से दूर है। कम से कम 2 हफ्ते कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ये स्ट्रेंथ अगर बनी रही तो फिर 1600 तक के लिए प्ले कर सकते हैं। जी अंशुल जी, एक ये शेयर और देखिए, अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट, ये दोनों अच्छे मोमेंटम है। 6% अदानी एंटरप्राइजेज अमूमन चलता नहीं है और अदानी पोर्ट जनरली 2 दिन लगातार इतना तेज नहीं चलता। हालांकि हमने खबर भी बताई थी कि अदानी समूह की एक उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया है यूएस में, जो उन पर चार्जेस लगे थे यूएस में, उनको हटाने के लिए, उन पर बातचीत करने के लिए। सर कैसे देख रहे हैं अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेस? तो अदानी पोर्ट आपको याद होगा जब 2 इनसाइड बार से 1210 पे ब्रेकआउट दे रहा था लास्ट वीक, तब हमने डिस्कस किया था कि 104 दिन का बेस है, यहां से स्टॉक के 2 टारगेट बनते हैं, 1321 और 1397, 1321 1397। तो 1321 के ऊपर तो एकदम स्लाइस करते हुए निकल गया है, तो मोस्ट लाइकली अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो अगला टारगेट जो 1397 का है वो टेस्ट कर लेगा। 1397 पे थोड़ा सा एक बार वॉच रखना चाहिए। अगर वहां पे किसी तरह की सेलिंग दिखी, 1397 1414 ये जोन है जहां पे सेलिंग दिख सकती है। अगर वहां पे सेलिंग दिखती है तो प्रॉफिट बुक करेंगे, बट 1397 का लेवल तो दिख रहा है कि 90% आ ही जाएगा, तो उस तक के लिए होल्ड करना चाहिए। अदानी एंटरप्राइज एक बार यहाँ पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि वीकली पे ऐसा लग रहा है कि हायर लो बना के ब्रेकआउट दे रहा है, ऊपर में 2644 तक जा सकता है। बट समहाउ अदानी का मार्केट कैप थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा लेथार्जिक स्टॉक है, इसलिए मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं आता है। अदानी पोर्ट मेरे को कंपैरेटिवली एनी डे ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो पोर्ट और एंटरप्राइजेस में पोर्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, 1397 तक जा सकता है। अंशुल जी, यही एक सवाल भी था आशीष कमाल जी का कि अदानी पोर्ट का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, तो 1397 मिल गया। लेकिन इनका दूसरा सवाल हिकल का था, हिकाल में क्या करें, नेक्स्ट टारगेट क्या रखें सर? सर वॉल्यूम अच्छा है, पैटर्न अच्छा है, बट ऊपरी स्तर से विक्स बहुत है, यानी 444 के ऊपर कहीं ना कोई इंस्टीट्यूशन इसमें माल डंप कर रहा है। तो क्योंकि वॉल्यूम भी वैसे ही दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर है तो आप एक लास्ट लाइन इन द सैंड 368 रुपए पे आता है, उसका स्टॉप लॉस ले लीजिए और होल्ड कीजिए। अगर फ्रेश बाइंग की सोच रहे हैं तो फिर अवॉइड कर लीजिए। स्टॉक में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव वॉल्यूम दिख रहा है। ठीक है, आशीष जी पूछ रहे हैं सर, पराग मिल्क को कब प्रॉफिट बुक करना है? ये नुपुर जी का सवाल है आशीष जी की आईडी से। सर देखिए, पराग मिल्क में 50% रिट्रेसमेंट 212 रुपए पे है, स्विंग हाई 207 के आसपास है, तो ये बड़ी रेजिस्टेंस जोन बनेगी। आज वॉल्यूम 700% राइज है, 5.7 मिलियन का है, बट प्रॉब्लम ये है कि टारगेट अचीव हुआ है, 185 पे बाई किया था, 15 दिन लगाया, हालांकि इसको आना हफ्ते भर में चाहिए था लेकिन 15 दिन में आया, बट आ गया। तो 207 212 इस रेंज में एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 10-20 मूविंग एवरेज से थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, एक बार बुक कर लीजिए। अगर 5-6 दिन की कंसोलिडेशन इनसाइड बार इस टाइप की कोई रेंज बनी तो दोबारा बाय कर लेंगे, बट एक बार के लिए एटलीस्ट 50% तो बुक कर ही लेना चाहिए।
ठीक है, तो 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अनिर्बन जी का सवाल है, सर ये बोल रहे हैं, पहले तो शिकायत है कि आप मेरा सवाल नहीं लेते, मैं रोज़ पूछता हूँ। अनिर्बन जी मुझे दिखा नहीं सीरियसली, वरना कोई पर्सनली वो नहीं है कि आपका सवाल नहीं लेना। तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ 234 रुपये के लिए हुए इन्होंने, और मझगांव डॉक 1990 रुपये के लिए हुए हैं। सर इन दोनों पर आपका व्यू। तिलक इंडस्ट्री, तो तिलक इंडस्ट्री में अगेन 2 महीने की रिलेंटलेस सेलिंग थी, उसके बाद सेकेंड मंथ तो बाउंस बैक है। ऊपर में 317 337 इस जोन तक आ सकता है, नीचे से बाउंस बैक में वॉल्यूम अच्छा था, तो एक बार गैप फिल करने 317 और उसके ऊपर 352 ये जोन तक आ सकता है। तो यहां से वहां तक के लिए ही बाई करना है, उसके ऊपर एक्स्ट्रापलेट नहीं करना है। अगर यहाँ बाई कर रहे हैं तो 280 रुपए यानी 12 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस ले लीजिए, और 317 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, अगर निकल गया तो 352 पे गैप है, वो फिल करने आएगा, वहां पे पूरी तरीके से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, फिर उसको और लंबा खींचना नहीं है। तो एक छोटा सा ट्रेड दिख रहा है, ऑलमोस्ट पराग मिल्क जैसे ही पैटर्न है। आज लिबर्टी शू में भी वैसे ही पैटर्न था, 10-12% चला है। तो चल रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप के पैटर्न, धीरे धीरे चलना स्टार्ट हुए हैं, यानी अब टाइड इनके फेवर में आ रही है। दूसरा मैच स्टॉक यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट बना है 2900 के ऊपर, हमने डिस्कस किया था कि उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है थोड़ा सा और चल सकता है। ब्रेकआउट पे वॉल्यूम नहीं है, बेस के अंदर इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं है, मैं स्टॉक को अवॉइड करूंगा सिमिलर टू बीएससी। बट जब तक ये 2750 2900 के ऊपर है, एक बार 3200 रुपए तक जा सकता है। मेरी तरफ से कोई भी बाइंग की सलाह नहीं है। ठीक है। राजीव जी पूछे हैं सर, एनआईटी में क्या करें, 146 की बाई की हुई है इन्होंने। तो एनआईटी एक बार होल्ड करना है। एनआईटी में ऑलमोस्ट फ्रेश ब्रेकआउट फ्रेश मूव दिख रही है। ऊपर में आपको आराम से 163 रुपए का रेजिस्टेंस है, वहां तक के टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं डैम कैपिटल पर पूछ रहे हैं सर, 280 के प्राइस पर लिए हुए हैं, अभी क्या करना है। सर 280 पे लिए तो एक बार वेट कीजिए, 238 तक का, 238 तक एक बाउंस बैक कर सकता है। उसके ऊपर निकला तो 280 का टारगेट मिलेगा। बट जिस दिन से लिस्ट हुआ है उसी दिन से लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा ऊपर गया था, उसके बाद से जो सेलिंग स्टार्ट हुई है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, तो स्टॉक तो एक्सट्रीमली वीक है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सैयद हैदर इकबाल जी, ये पूछ रहे हैं कि सर विशाल मेगा मार्ट 122 पर अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया है, अब इसमें दोबारा एंट्री कब लें शॉर्ट टर्म के लिए। विशाल मेगा मार्ट नया आईपीओ वाला ना सर? जी। ये सर जब वेडनेसडे गैप अप खुला था तब भी हमने मनी नाइन पे डिस्कस किया था कि बेस बना के, और जहां तक मेरे को याद है ये जब ट्रिपल बॉटम बनाया था आईपीओ लो पे और जब चला था 105 पे, तब हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से 105 से ऑल टाइम हाई आएगा, 12687 का ऑल टाइम हाई है, 126 का हाई बन गया है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। डिप्स पे अगर लोअर वॉल्यूम पे डिप आई तो वापस से बाई करेंगे। अब जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया है उसके लिए यहाँ से दूसरा स्टॉक कौन सा, एक अच्छा स्टॉक ब्रेकआउट दिया था, एकदम नाम याद नहीं आ रहा है, थोड़ी देर में याद आएगा तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। सॉरी, आईटीसी होटल। आईटीसी होटल आईपीओ बेस ब्रेकआउट के बाद फ्रेश मूव दे रहा है, जो हम 2 हफ्ते 3 हफ्ते से इंतजार कर रहे थे कि कंसोलिडेशन खत्म हो, अब लग रहा है कि कंसोलिडेशन खत्म हो रहा है। जैसे ही ये स्टॉक निकलेगा 201 रुपए, इसमें बाइंग कर लीजिएगा, 224 रुपए तक निकल जाएगा। तो 201 निकलने का लेकिन वेट करना चाहिए। ठीक है। हिकाल पे अभी बात हुई थी, लेकिन अंशुल भाई एक मैसेज है सुपर चैट पर, ये हिकाल इज़ नॉट मूविंग एनीवेयर, इनके पास 420 रुपए के भाव के हैं। तो देखिए मेरे हिसाब से आपको निकल जाना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि मूविंग काउंटर में चले जाइए। तो आपको अगर ट्रेडर है तो मूविंग काउंटर में चले जाइए, इन्वेस्टर है तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, गेल, इस टाइप के कोई भी शेयर लेके छोड़ दीजिए, पैसा बन जाएगा। हिकाल में यहाँ से पैसे बनने की गुंजाइश बहुत कम है, पैसा टूटने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। तो मैं तो स्टॉक को इमीडिएटली एग्जिट कर लेता अगर मेरे पास होता तो। ठीक है। अजय जी का सवाल है सर, अनूप इंजीनियरिंग, इस पर बाय व्यू चाहिए, इन्होंने बाय किया हुआ है या ये बाय करना चाहते हैं। आई थिंक सर बाइंग क्लाइमेक्स के बाद एकदम साइडवेज चला गया है स्टॉक, बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं आई, लेकिन 3800 से 2600 तक आया था, उसके बाद से यही 3800-2600 की रेंज बनी है। इन फ्यूचर अगले 6-8 महीने 1 साल में कोई बड़ा पैसा बन जाएगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। पैसा टूट सकता है, इसकी गुंजाइश ज्यादा है, 2600 तक आ सकता है, और अगर टूटा तो और डीपर करेक्शन में चला जाएगा।
तो मेरे ख्याल से एक बार एग्जिट करके कहीं और शिफ्ट कर लेना चाहिए कैपिटल को। जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मिला है। मोहित जी का सवाल है, अंशुल सर अभी 7 लाख कैश पर हूँ, कितना वेट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए था सर। तो शो के स्टार्टिंग में ही गेल, अदानी ग्रीन, एशियन पेंट्स, तीन चार चीजें बताई हैं, उनमें से जो अच्छा लगे वो एक बार लेके आप मतलब तीनों चारों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के छोड़ सकते हैं अगर ट्रेडर हैं तो। इन्वेस्टर हैं तो गेल ले लीजिए, अभी ऑलमोस्ट करेक्शन खत्म दिख रहा है, यहाँ से बड़ी मूव आ सकती है। एशियन पेंट्स में करेक्शन खत्म दिख रहा है, बड़ी मूव आ सकती है। तो ट्रेडर इन्वेस्टर जो भी है उस हिसाब से दोनों के शेयर अलग अलग हैं, तो उस हिसाब से अपना देख के इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है। एक सवाल मिला है, हिंडाल्को में एंट्री लेवल क्या रखने चाहिए सर? हिंडाल्को में एंट्री लेवल लास्ट वीक में था सर। अब तो मेटल स्टॉक्स में मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे भी ले सकते हैं। ऊपर में 672 तक का टारगेट दिख रहा है, बट थोड़ा सा लेट एंट्री हो गई है, तो स्टॉप लॉस आपको टाइट रखना पड़ेगा 615 रुपए का, बट यहाँ पे भी लिया जा सकता है। जी, इस बीच ATGL में अपर सर्किट लग गया है कैश सेगमेंट में 10% का, क्योंकि ये फ्यूचर का भी शेयर है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में किन लेवल्स पे जा रहा है। आज अदानी समूह तो ऐसा लग रहा है जैसे उनको हरी झंडी मिल गई है US से, बड़ा तेज मोमेंटम है। अंशुल भाई क्या करें सर्किट खुलने पर? अभी और चलने दें या प्रॉफिट बुक करना है थोड़ा बहुत, क्योंकि आपने 635 पर कॉल बताई थी। सर 699 का लेवल आने देना चाहिए, क्योंकि उसी जोन में पहला रेजिस्टेंस है, तो ओके, लेफ्ट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए कहीं ऐसा कोई लेवल दिख ही नहीं रहा है 699 के पहले। 699, 708 ये जोन में रेजिस्टेंस है। ठीक है। अगला सवाल है गजानन जाधव जी का, IIFL कैपिटल और जिंदल 100 में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या सर? आईआईएफएल कैपिटल तो नहीं छेड़ना है सर। आईआईएफएल कैपिटल इस स्टॉक में बाइंग क्लाइमैक्स के बाद एकदम से 440 से टूट के 176 आया लेफ्ट साइड में। बहुत ओवरहेड सप्लाई है, छोटा सा कप कैंडल बन रहा है, लेकिन फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आईआईएफएल बिल्कुल नहीं छेड़ना है। दूसरा स्टॉक कौन सा था सर? सर दूसरा स्टॉक मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि सवाल में पढ़ते पढ़ते काफ़ी सारे सवाल निकल जाते हैं। मैं दूसरे अभी सवाल पर आता हूँ इनके। दूसरा है जिंदल 100। स्टॉक नहीं, ये भी डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है सर। बाइंग क्लाइमैक्स 380 पे हुआ है। बाइंग क्लाइमैक्स का टारगेट जो है वो है 188 रुपए। तो ये स्टॉक अब तो गिरना स्टार्ट हुआ है, थर्ड वीक ऑफ डाउन मूव है। एक आध पुल बैक ले सकता है, बट इवेंचुअली जब 225 तोड़ेगा तो 188 रुपए आ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल मिला है, L&T फाइनेंस पर करंट लेवल पर इन्वेस्टमेंट करें या लॉन्ग टर्म के लिए क्या करें, टारगेट क्या रखें सर? L&T फाइनेंस, जी, सर L&T फाइनेंस में अगर इन्वेस्टर हैं तो 158 लास्ट वीक मिला था, ले लेना चाहिए था। नहीं भी लिए तो यहाँ भी ले सकते हैं। यहाँ से अब थोड़ा सा वीकली चार्ट पे मेरे को 7-8 हफ्ते का कंसोलिडेशन दिख रहा है राइट एट रेजिस्टेंस जोन। 180, 190, 180, 195 जो रेजिस्टेंस जोन है उसके जस्ट नीचे अगर 7-8 हफ्ते कंसोलिडेशन हो जाता है, जैसा कि एक्सपेक्टेशन यहाँ दिख रही है कि होगा, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर 195 का ब्रेकआउट लेके सीधा सीधा 245 इमीडिएटली निकल जाएगा स्टॉक। तो अब 4 से 8 हफ्ते यहाँ पे पेशेंटली वेट करना है। अगर इन्वेस्टर है तो एक्यूमुलेट कीजिए, ट्रेडर है तो पेशेंटली वेट कीजिए। जब कंसोलिडेशन बन के ब्रेकआउट लेगा तब ट्रेडर्स को लेना चाहिए, बट इन्वेस्टर्स को टाइमिंग करने की जगह यहाँ पे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है। इस बीच एक दर्शक पूछ रहे हैं सर, यहाँ पर VST इंडस्ट्रीज में क्या करें सर? सर बाउंस बैक में 338 रुपए जो डिस्कस किया था, ये पहले भी सवाल आया था 278 के आसपास। 278 निकलने पे 338 का टारगेट था, वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से कोई बहुत बड़ी अपमूव अप नहीं दिख रही है। ठीक है। ओके, चला गया। एक हमारे दर्शक हैं थाने प्रॉपर्टी के नाम से, ये पूछ रहे हैं सर टिकोल में प्रेजेंट लेवल पर बाय कर सकते हैं क्या? VST इंडस्ट्री पे सर शायद रह गया था। पुल बैक 338 तक था, खत्म हो गया है, अब वापस नीचे आ रहा है। रेंज है 245, 338, वीक स्टॉक है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं गौरव पनवर जी, ये पूछ रहे हैं कि सर श्रीराम फाइनेंस इन्होंने 629 रुपये के लिए हुए और ब्लू स्टार 1951 के, दोनों पर आपकी राय?
तो ब्लू स्टार और ये दूसरा वोल्टास, ये हैवेल्स, ये दोनों हमने डिस्कस किया था। ये गर्मी की थीम नहीं चल रही है। ब्लू स्टार जिस भी दिन 1732 1700 की जोन तोड़ेगा, काफी अच्छी डाउनसाइड बन सकती है। तो अब उसी जोन में आ गया है 1700 1732 के। डिसाइसिवली जब तोड़ेगा, 1732 तो तोड़ चुका है, बट 1700 टूटने के बाद मोमेंटम बनेगा। कोई भी तरीके का अगर आपके पास लॉन्ग है तो 1700 लास्ट आपका सपोर्ट है, उसके नीचे आपको एग्जिट करना है। तो स्टॉक में 150-200 रुपए की डाउन मूव आ सकती है। तो ब्लू स्टार से एग्जिट करना है तो ज्यादा बेटर है। नहीं तो 1700 का लास्ट स्टॉप लॉस लगा लें, उसके नीचे एक्सट्रीमली वीक होगा। श्रीराम फाइनेंस 720 के आसपास हमने डिस्कस किया था कि एक बार एग्जिट कीजिए, डिप्स पे बाई करेंगे। अब हुआ ये कि डिप आई, लेकिन रिजल्ट के साथ एक गैप डाउन भी आया बड़े वॉल्यूम के साथ। तो अब जब तक वो गैप फिल करके उसके ऊपर नहीं टिकता है 640 के ऊपर, तब तक मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। अगर 640 निकाल दिया तो ये जो लास्ट सेलर थे ये ट्रैप हो जाएंगे, फिर स्टॉक 722 का अपना ऑल टाइम हाई निकाल देगा। तो अभी नहीं करना है कुछ, 640 निकलने का वेट करना है, उसके बाद देखेंगे बाइंग बन रहा है कि नहीं। ठीक है। राकेश तायल जी आपको धन्यवाद बोल रहे हैं, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया आईओसी और पराग मिल्क में आज। निहारिका पूनावाला जी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। अंशुल भाई आपके ही तीनों सवाल, जो आप तीनों शेयर्स जनरली बोलते हो, इरिडा, आईओसी, जियो फाइनेंस, इन तीनों में से कौन से दो बेस्ट है जो कि वो 2-3 साल के लिए रख सकती हैं और 100% से प्रॉफिट, ज़्यादा का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकती हैं? कौन से लेवल पर एंट्री करें लॉन्ग टर्म के? स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। तो देखिए, अगर 100% का टारगेट चाहिए है तो प्रोबेबली इसमें एक एडा दे सकता है। बट अगर एग्रेसिव 100% का ही आपकी एक्सपेक्टेशन है तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा करना चाहिए। उस स्टॉक में बेहतरीन रिलेटिव स्ट्रेंथ, एक्यूमुलेशन इंस्टीट्यूशन का दिख रहा है। मेरे ख्याल से इस रेस में सब घोड़े दौड़ेंगे, लेकिन शायद रेस सबसे आगे जो दौड़ेगा वो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा दौड़ेगा। तो अगर मुझे पर्सनली यहाँ पैसा लगाना है 3-4 साल के लिए, मैं एनी डे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में आंख बंद करके पैसा लगा दूं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में तो मतलब आपने इन तीनों के अलावा बाकी सर इनमें तीनों के लेवल तो बता दीजिए, टारगेट बता दीजिए लॉन्ग टर्म। जैसे इरिडा है, इरिडा में आप लॉन्ग टर्म कितना टारगेट देख रहे हो? जियो फाइनेंस में कितना टारगेट देख रहे हो? आईओसी में आपने 188 रुपये बताया, चलो ये मैं दर्शकों के साथ बता देता हूं, लेकिन इरिडा और जियो फाइनेंस यहाँ पर क्या टारगेट्स रखें? तो एडा में अभी फिलहाल 208.90 का टारगेट है, उसके ऊपर 310 रुपए का टारगेट है। बट इस टारगेट को आने में थोड़ा सा समय खींचेगा ज्यादा। बट 208.90, 310, ये दो टारगेट तो एडा में दिख रहे हैं। दूसरा जियो फाइनेंस, इसमें फिलहाल तो 292 से 281 और 310, ये दो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म टारगेट है। 1.5-2 साल में ही अपना ऑल टाइम हाई जो लगभग 394 का है, इसको क्रॉस कर लेगा। बट इसी बीच में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा शायद 700 रुपए तक निकल जाए, इसलिए मैं उसको ज्यादा रिकमेंड करूंगा कंपेयर टू दिस थ्री। एक दर्शक हैं रवुल्ला लद्दाख जी, ये पूछे हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्री बाय करें या नहीं? नहीं सर, ये तो बाइंग नहीं दिख रही है, बल्कि स्टॉक में जो तगड़ी पिटाई हुई है अभी, ये ऐसा लग नहीं रहा कि ये खत्म कर लिया है। ये एक आध बाउंस बैक देके वापस एक बार स्टॉक में पिटाई हो सकती है नीचे 126 रुपए तक। बट फिलहाल के लिए एक बार बाउंस बैक दिख रहा है 208 रुपए तक। तो अगर बाउंस बैक के लिए प्ले करना है तो 208 तक के लिए प्ले कर सकते हैं, बट बाउंस बैक प्लेइंग बहुत छोटी क्वांटिटी में होना चाहिए। जी। एक हमारे दर्शक हैं शेखर शर्मा जी, ये पूछ रहे हैं कि पहले तो ये कुवैत से हैं। शर्मा जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कुवैत से भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। इनके पास सर रेमंड्स के कुछ शेयर पड़े हुए हैं 1890 के और एचजी इंफ्रा के 1340 के। ये पूछ रहे हैं नुकसान हो रहा है दोनों में ही, एवरेज करें और या क्या करें ताकि लॉस से निकल जाए? तो देखिए, रेमंड्स में 1116 निकलता है तो 1310 तक का बाउंस बैक आ सकता है। सॉरी, एचजी इंफ्रा में 1161 निकलता है तो 1310 तक का बाउंस बैक आ सकता है। 1310 पे वापस से मोस्ट लाइकली सेलिंग रिज्यूम होगी, क्योंकि वहीं पे ऑर्डर ब्लॉक है। वहां से अगर गिरना स्टार्ट किया तो 804 रुपए का अभी बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट पेंडिंग है। तो किसी भी तरह की रैली मिलती है तो एचजी इंफ्रा से निकलने की कोशिश करना चाहिए। 1310 तक की रैली दिख रही है कि आ सकती है।
रेमंड्स में पुल बैक 49% का करेक्शन कंप्लीट करके स्टॉक वापस से मूव बना रहा है। ये स्टॉक 1790 तक जा सकता है, 1790 1800 जोन तक। तो यहीं पे एवरेज कीजिए, इस तरीके से एवरेज कीजिए कि 1800 रुपए आते आते आप या तो ब्रेक इवन में आ जाएं या प्रॉफिट में आ जाएं। 1800 पे एग्जिट कर लेना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला सवाल मिल रहा है हमें बजाज हाउसिंग पर। भावना शर्मा जी काफ़ी दिनों बाद आए हैं। बजाज हाउसिंग फ्रांस 118 पर लिया हुआ है सर, क्या करना है? अभी इसका समय आया नहीं है सर। बाकी स्टॉक्स का समय आ गया, चल गए, इसका आया नहीं है। 125 के ऊपर आया था लेकिन टिका नहीं। नेक्स्ट राउंड में जब भी 125 126 के ऊपर ब्रेकआउट बनेगा, 147 70 तक का टारगेट निकल जाएगा। है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है स्टॉक में। ठीक है, कुछ सुपर चैट पर क्वेश्चन आ रहे हैं। लसीदा मैनन जी का सवाल है, वर्लपूल क्या बाय कर सकते हैं? इसमें ब्रेकआउट दिख रहा है क्या आपको? गर्मी की थीम चल नहीं रही है सर। ऑफ लेट इसमें लास्ट 2 हफ्ते में 2 बड़ी कैंडल बनी है एक्यूमुलेशन की। एवरेज वॉल्यूम 6 लाख शेयर का है। एक 3 मिलियन की वॉल्यूम बनी है, 4.5 मिलियन की वॉल्यूम बनी है। तो यहां से एक गैप कवर करने 1530 तक जा सकता है, बट ये बहुत रिस्की प्ले हो जाएगा। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट हाँ लग रहा है कि 1532 तक जा सकता है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं रेलटेल पर। शिवम जी हैं, 410 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या करना है सर? तो 332.85 निकलता है तो एक 50% रिट्रेसमेंट 440 है, वहां तक आ सकता है। चार्टिकली इतना दिख रहा है, मेरी कोई बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है कि 332-33 का ब्रेकआउट मिल ही जाएगा। आलोक इंडस्ट्री 17 रुपये के लिए हुए हैं सर। काफ़ी दर्शकों के सवाल भी आते हैं इस पर, 20-21 रुपये के भी लिए हुए हैं, क्या करें इस पर? अगेन वही हुआ सर, 1947 का जो रेजिस्टेंस था वहां से काफी हद तक डाउन मूव है, लेकिन इस बार इस डाउन मूव में कोई भी वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। तो जहां भी बेस बना के वापस चलेगा, 1947 21-28 ये 2 लेवल तो आ जाएंगे। 21-28 निकलने के बाद 26 रुपए तक आएगा। मोमेंटम बहुत स्लो रहेगा। अगर आप फटाफट मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस स्टॉक में नहीं बनेगा। दिस इज फार अवे फ्रॉम अदानी या इस टाइप के स्टॉक्स जहां बढ़िया मोमेंटम बनता है। ठीक है, अगला सवाल है सर गेल पर। 192 रुपये के लिए हुए हैं। मृत्युंजय विश्वास जी ने सुपर चैट पर आया, इसलिए पूछना पड़ रहा है सर, सेल करें या होल्ड, और शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस क्या रखना है? स्टॉप लॉस 180 के नीचे क्लोजिंग पे रख लीजिए। 205 रुपए 60 पैसे का पहला टारगेट रहेगा। जी, पेटीएम का टारगेट और स्टॉप लॉस भी बता दीजिए सर, पूनम जी पूछ रही हैं। थका थका चलेगा सर, लेकिन 998 1020 तक आ सकता है। इसमें बहुत बड़ा और बढ़िया मोमेंटम 1020 के बाद ही बनेगा। जी, एक दर्शक सर लगातार सवाल पूछते हैं राजेश एक्सपोर्ट पर, इसमें क्या लग रहा है आपको? राकेश को सर नीचे से एक्यूमुलेशन वॉल्यूम था, एवरेज वॉल्यूम 2 मिलियन का है। 2 कैंडल ऐसी हैं जहां पे 18 और 21 मिलियन का वॉल्यूम है, बट उन कैंडल्स को फॉलो थ्रू मूव मिला नहीं है। तो अगर फ्रेश बाइंग करनी ही है तो 205 के ऊपर कीजिएगा, 240 तक के लिए। इसके अलावा कोई ट्रेड सेटअप नहीं है। बाइंग क्लाइमेक्स और फील्ड ब्रेकआउट दोनों 1000 रुपए पे बना था, उसके बाद इसकी हालत बिल्कुल ही दुर्गति हो चुकी है। बाउंस बैक मैं नहीं प्ले करता स्टॉक में, बट अगर प्ले करना है तो लेवल्स हमने डिस्कस कर ही लिए। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं सर बायोकॉन पर पूछे हैं, ब्लू स्टॉक के नाम से आईडी है। बायोकॉन में क्या टारगेट रखें? बायोकॉन सर इसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा। 340 345 की जोन जैसे ही निकलेगी 400 रुपए का टारगेट खुल जाएगा। फिलहाल बहुत जल्दी निकल जाएगी ऐसी एक्सपेक्टेशन कम है, बट जिस आपका फार्मा का इंडेक्स है और बायोकॉन का है, निकलने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। ठीक है, राजन जी पूछे हैं सर अनंतराज के स्टॉक में क्या करें? 515 का लिया हुआ है इन्होंने, 500 शेयर हैं। सर बाउंस बैक दे सकता है, 2 बार तो 50 डे मूविंग एवरेज तक बाउंस बैक दे चुका है। अब यहां से अगर 440 निकला तो फिर इसमें थोड़ी सी डाउन मूव एक्सटेंड करेगी 300 रुपए तक। अगर नहीं निकला, ऊपर में 480 485 निकाला तो 558 तक बाउंस बैक कर सकता है। प्रोबेबिलिटी 75% नीचे की है, 25% 558 की है। ठीक है, एक और सुपर चैट पर क्वेश्चन मिला है ममता सिंह जी का। बड़ी फैन है आपकी अंशुल सर, और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और न्यूजन सॉफ्टवेयर, इन दोनों पे गाइड कर दीजिए, क्या टारगेट्स रखें? न्यूजेन और दूसरा कौन सा था सर? अदानी एनर्जी सॉल्यूशन।
अदानी एनर्जी सोल्यूशन तो होल्ड करना है सर, 956 के ऊपर जैसे ही टिकना स्टार्ट करेगा 1090 का टारगेट बनेगा। न्यू जेन में जरूर बाइंग थोड़ी सी दिख रही है, एक बार हमने 24 अप्रैल को प्ले किया था, वहां पे टारगेट हो गए हैं। उसके बाद कंसोलिडेशन है। फ्राइडे के सेशन में ब्रेकआउट बनाया था 1051 के ऊपर, लेकिन क्लोजिंग नीचे आई है, तो नेक्स्ट राउंड में जब भी 1051 निकालेगा 1250 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो 1051 निकलने दीजिए तभी बाई कीजिएगा। ठीक है। अगला सवाल मिला है हमें विनय दलाल जी का, नेशनल एल्यूमिनियम में डिप पर 150 पर मिल सकता है क्या? एंट्री ले सकते हैं उस लेवल पर? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। नेशनल एल्यूमिनियम, नालको। एक बार एंट्री ले सकते हैं सर यहाँ पे, शॉर्ट टर्म में मतलब एक स्विंग ट्रेड आपको 171 180 तक का मिल सकता है, बट अगर मिडिल स्पेस में ही रहना है तो हिंडाल्को या वेदांता ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं होम स्टडी के नाम से उनका आईडी बना हुआ है, बोल रहे हैं कि 1 साल से आपको फॉलो कर रहे हैं सर, स्कीपर में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या और टारगेट क्या रखें? स्कीपर में यही एंट्री करना चाहिए सर, फ्राइडे के सेशन नहीं, एक मिनट रुकिए। स्कीपर में फ्राइडे को 69 डेज के बेस का ब्रेकआउट बना था, लेकिन डे एंड आते आते लोएस्ट पॉइंट पे क्लोज किया है। वॉल्यूम 800% राइज था 4.2 मिलियन का, तो इसमें फ्रेश एंट्री बनेगी फ्राइडे के हाई के ऊपर। फ्राइडे का हाई है 498.50, आप राउंड फिगर 500 पकड़ लीजिए। 500 रुपए निकलने के बाद अगर स्कीपर में बाई करते हैं तो बहुत बढ़िया आपको मोमेंटम मिलेगा। डेली चार्ट पे एक रेजिस्टेंस आएगा 571 का, और अगला टारगेट आएगा करीब करीब ऑल टाइम हाई के आसपास 635 रुपए। बट लेना तभी है जब 500 रुपए निकले, उसके पहले नहीं लेना है, क्योंकि फ्राइडे लोएस्ट पॉइंट पे क्लोज है। अगर इसको फॉलो थ्रू मूव मिला तो ये स्टॉक फिर 435 एंड लोअर लेवल दिखा सकता है। तो अभी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 500 के ऊपर अगर निकलता है तो शॉर्ट्स वीक लॉन्ग एलिमिनेटेड हो जाएंगे, और ऊपर में 571 तक मिल सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं प्रदीप जी, ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा सुपर चैट ले लीजिए। प्रदीप शर्मा जी, बहुत देर हो गई है, जाना भी है। प्रदीप सर, मुझे आपकी सुपर चैट नहीं मिली है, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर प्रदीप जी के नाम से कोई भी सुपर चैट है तो फटाफट से मुझे भेज दें, वरना मैं आपकी सुपर चैट पहले ही ले लेता। एक हमारे दर्शक हैं अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट पर क्या करें सर? सर सीमेंट अच्छा लग रहा है, लेकिन एसीसी और अंबुजा बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। नंदलेस अंबुजा सीमेंट 584 के रेजिस्टेंस से नीचे आया है, 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। सीमेंट में जिस आपकी रैली दिख रही है, ये राउंडिंग मतलब हैंडल बना के 584 का ब्रेकआउट दे सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार होल्ड कर लीजिए, धीरे धीरे करके ऑल टाइम हाई आ जाएगा। सीमेंट में बड़ी तेजी है। ट्रेडर के लिए अभी कोई मौका ना एसीसी में है ना अंबुजा सीमेंट में है। ठीक है। के पोरवाल जी का सवाल है, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, इस पर बाई लेवल और टारगेट क्या होंगे सर? यहीं पे बाई करना है सर। फ्राइडे के सेशन में ब्रेकआउट बना है, स्टॉप लॉस 1080 का रहेगा, लगभग 100 रुपए नीचे, और ऊपर में जो टारगेट बनेगा वीकली पे 1295, यहां से लेते हैं। अब रिस्क रिवॉर्ड देखिए, रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है। 100 रुपए की रिस्क है, 120 रुपए की अपसाइड है, तो ऐसे ट्रेड जनरली मैं लेता नहीं हूं, बट अगर आपको लेना ही है तो 1060 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, 1295 का पहला टारगेट। जी प्रदीप शर्मा सर, आपने सुपर चैट पर सवाल नहीं भेजा, लेकिन आपने चैट पे भी जो सवाल भेजा है वो इतने सारे सवालों के बीच में कहीं छिप गया। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जल्दी से अपना सवाल भेज दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपका सवाल ले लें। अगला सवाल मिला है हमें, एमी ऑर्गेनिक क्यों गिर रहा है? एक हमारी दर्शक हैं, पूछ रहे हैं। देखिए क्यों गिर रहा है, इसका जवाब तो गिरने के बाद मिलता है। हालांकि एमी ऑर्गेनिक में कोई बड़ी गिरावट नहीं है, फ्राइडे ब्रेकआउट फेल किया था, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग थी 2% की। आज भी 1% से कम ही गिरा है, तो इसको गिरावट नहीं कहते हैं। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद जो स्टॉक गिरते हैं उनको गिरावट कहते हैं। कंसोलिडेशन रेंज में है 1270 और 1010, और ये रेंज प्रोबेबली यहाँ से और 7-8 हफ्ते चल जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। अगर मोमेंटम खो जाए तो तुरंत एग्जिट कर लीजिए। ठीक है। अब
काफ़ी सारे सवाल हैं, बस लास्ट सवाल मैं फटाफट से ले लेता हूँ। एक हमारे दर्शक हैं साइंस क्लास के नाम से, बोल रहे हैं कि रेगुलरली वॉच योर प्रोग्राम, सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू सर। SSWL स्टील स्ट्रिप्स व्हील 190 की बाइंग है इनके पास, क्या करना है अंशुल भाई? व्हील स्ट्रिप व्हील SSWL। सर, रिवर्सल मतलब बाउंस बैक बना रहा है। बाउंस बैक का पहला टारगेट था 225 रुपए, जो आज के सेशन में ऑलमोस्ट अचीव हुआ है, तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ सकता है। फ्रेश बाइंग तो नहीं करनी है, और बाइंग की लिस्ट में स्टॉक दिख भी नहीं रहा है मेरे को, तो अवॉइड कर देंगे, ज्यादा बेटर है। एक हमारे दर्शक हैं साहिल मेहरा जी, बोल रहे हैं बिग सपोर्ट टू मनी 9, थैंक यू साहिल जी। इन्होंने कजारिया सेरामिक्स लिए हुए हैं सर, पूछ रहे हैं कि बाय करें कजारिया सेरामिक्स किस प्राइस पर? तो कजारिया सेरेमिक बाई करने का कोई रीजन नहीं बनता है, क्योंकि रिजल्ट भी इनके कंटिन्यूसली डी ग्रोथ के हैं, और पिछले 28 हफ्तों में स्टॉक 51% करेक्ट कर चुका है। मंथली पे जो स्विंग लो था 884, वो भी टूट चुका है। तो आइडियली स्टॉक में जो टारगेट बनता है 682 और 568 का बनता है, ये तो कहीं से भी वॉच लिस्ट में नहीं होना चाहिए बाइंग के। एक हमारे दर्शक हैं प्रवीण जी, इन्होंने सवाल पूछा है यहाँ पर सुपर चैट पर, KNR कंस्ट्रक्शन में क्या टारगेट्स रखें सर? 202 रुपए लग रहा है नीचे आएगा, और 202 टूटने के बाद स्टॉक में 143 तक पिटाई हो सकती है, बट 199 202 टूटने के बाद वो लेवल आते हुए अभी दिख रहा है। जी अंशुल भाई, बहुत सारे दर्शक ये बोल रहे हैं कि अदानी ग्रीन का और अदानी एनर्जी का पहला टारगेट अचीव हो गया, अभी क्या करना है? नहीं नहीं सर, अदानी ग्रीन का हुआ है 983 का, वहां से हल्की सर प्रॉफिट बुक। अदानी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में भी आपने जो 956 रुपये का दिया था, वो लेवल तो टूट गया ना। 956 का तोड़ के 963 तक गया, फिर 956 पर आकर बैठ गया। इंटरडे में ऊपर नीचे तो करेगा, बट मेरे को कहीं से सेलिंग नहीं दिख रही है। अदानी ग्रीन भी 980 टच करने के बाद हल्की सी मतलब प्रॉफिट बुकिंग बहुत हल्की 5 मिनट के चार्ट पे दिख रही है सर, मैं इग्नोर करूंगा, मेरे को अभी नहीं दिख रहा है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग। अच्छा 50% आप चाहें तो एक बार 983 पे कर लीजिए, 1028 पे बाकी भी कर सकते हैं। एक बार अगर मिल रहा है प्रॉफिट तो देखिए अच्छा मिल रहा है, तो एक बार बुक करने में कोई बुराई नहीं है।